तो यहाँ पे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है चैप्टर 8 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बच्चों इसको समझने के लिए हमारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। यानी कि बेसिक्स का मतलब ये होता है कि क्लास 12th में जो आपके पास बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये सारी बातें आपको पहले से हिंट में होनी चाहिए। तो बच्चों इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में जो जो बातें होंगी मेन में वो सारी मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे बच्चों आपने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी पहले उसको समझ लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती थी, आप उसको रिप्रेजेंट करते थे पी ए अपॉन बी से। इसका मतलब होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका। तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते थे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी से। और बच्चों कभी कभी हम लोग प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड ना करके डायरेक्ट कार्डिनल नंबर्स को भी डिवाइड करते थे और आपका आंसर आ जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो नीचे आप सैंपल स्पेस से भी डिवाइड कर रहे होंगे, और यही काम आप पीबी के साथ भी कर रहे होंगे, तो आप एनबी अपॉन एनएस लिखेंगे। तो एनएस एनएस कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस बात को डिफाइन कर सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एनएस एन बी। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि 1 हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएंगे। जैसे आप क्लास 12th में थे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको बनाने पड़ते थे, हो सकता है यहाँ पर आपको बने बनाया है। और यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल्स का भी यूज किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे, भाई जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कैसे आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने डिफाइन किया था p एट x इक्वल टू r, दैट इज n c r x की पावर n माइनस r a की पावर r। अगर आपको ये ऐसा याद है, आप कैसा यूज करते थे? आप यहाँ x और a की जगह p और q यूज करते थे, और आप कहते थे p जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और q सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं है, जहां पर p प्लस q क्या होता था? 1 होता था। इसकी हेल्प से आप क्या क्रिएट करते थे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते थे, और ओवरऑल कहते थे कि NC0 प्लस NC1, मतलब सारी जब इवेंट्स का सम निकालते थे तो 1 होता था, मेरे ख्याल से, अगर आपको ऐसा याद हो। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हम लोग सबका सम करके 1 निकालते थे, उसी का ही हम लोग बेसिकली ज्यादातर यूज करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर हेडिंग आ चुकी है जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। द हेडिंग इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे की पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि आपको इसकी प्रूविंग वगैरह तो अभी नहीं करनी है, लेकिन की पॉइंट आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। द फंक्शन दैट डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है ये? हमेशा होता तो पॉजिटिव। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा बच्चों जो दूसरा पॉइंट है, द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि वो पॉजिटिव भी होता है और वो 1 भी होता है। This statement is equivalent to saying that the sum of all the probability must equal to 1। ये तो बच्चों होना ही चाहिए ना भाई, इवेंट तो सेम है ना? आपने रेड बॉल नहीं निकाली, रेड बॉल एक कलर की निकाली, रेड बॉल दो कलर की निकाली, रेड बॉल तीन तरह की निकाली। अब है ही उस बैग में टोटल 3 बॉल्स, तो इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी नहीं। तो इन सब का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे x इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो इनका सम क्या होता है? 1 होता है। अब बच्चों बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन आपके क्वेश्चंस ही होते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वर्कड एग्जांपल आपके पास 8.1, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर कुड रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ओवर द इंटरवल जब x लाई करता है 1 to 3। तो क्या लिखा है आपसे? आपको k की वैल्यू निकालनी है fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर, जो उसमें x जो है वो डिफाइंड है 1 से लेकर के 3 तक, जहां पे 1 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड है। ये बात ध्यान से देखिए। तो 1 से 3 के बीच में बात, जो आपका जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरह से बना के दिया गया है, और उस तरह से बनेगा भी, क्योंकि y इज इक्वल टू चाहे 2x स्क्वायर हो चाहे 3x स्क्वायर हो, ये सब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay को फॉलो करते हैं।
तो इन्होंने इस पूरे ग्राफ को नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां पे x की रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि x लाई कर रहा है 1 से 3 के बीच में, इसलिए इन्होंने 1 से 3 के बीच में इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन किया है। और अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को 1 से 3 के बीच में सारी वैल्यूज निकालें, यानी उसका हम सम अप करें, और सम अप को मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कहते हैं, तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बच्चों मेन स्टेटमेंट क्या होता है? ये है आपका मेन स्टेटमेंट कि सारा सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे? आप अपने की पॉइंट को याद रखेंगे। की पॉइंट क्या था जो अभी आपने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जो भी एरिया बाउंडेड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये देखो बच्चों, ये वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यही की पॉइंट अभी आपको जस्ट पहले बताया गया था। उस की पॉइंट को फिर से आप हाईलाइट कर लीजिए। लिखा है द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन तो आप पहले से ही जानते हैं, तो के को आप बाहर कर दीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिए, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/26। तो बच्चों इंटीग्रेशन तो आपको पहले से पता ही है ना। जब इंटीग्रेशन पता है तो उसको तो आप खुद ही करेंगे। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, द प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड बाय a to b fx dx is equal to fb minus fa। तो बच्चों इसका खास रिलेशन होगा जिसको भी हम आपको क्वेश्चंस में यूज करना बताएंगे, तो उसको यूज करने में आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, लिखा है कंसिडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विच इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये बच्चों आपके पास डिफाइन किया गया है, fx डिफाइन किया है जब x 1 से 4 है, फिर 4 से 8 में, फिर अदरवाइज 0। आपसे पूछ रहा है सबसे पहले k की वैल्यू निकालो। तो बच्चों k की वैल्यू तो कोई भी निकाल सकता है ना, क्योंकि 1 से लेकर के अदरवाइज तक सबका सम क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्टिंग में सीख ही लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। तो क्या है फंक्शन? सबसे पहले इंटरवल्स में 1 से लेके 4 तक उसकी डेफिनेशन है k टाइम्स x प्लस 1, और 4 से लेकर के उसकी 8 तक डेफिनेशन है k, और उसके बाद बाकी वैल्यूज पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो बच्चों 0 का तो इंटीग्रेशन हम लिखते नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही आएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपका है एरिया। एरिया क्या होता है? एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, जैसे भी आप लिखते हो। इस एरिया को डिफाइन करिए और सबका सम क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका मेन स्टेटमेंट हो गया, जिससे आप क्या निकाल लेंगे? के। अब बच्चों ये तो मान के चल रहे इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ही नहीं पता है तो सारी बातें यहाँ पे अटकेंगी। तो यहाँ पर आप के निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन को यूज करके, और के की वैल्यू आएगी 2/29। उसके बाद बच्चों हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशंस को भी फॉलो करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या गिवन है। तो ये है आपकी दूसरी डेफिनेशंस। कह रहा है कैलकुलेट पी आपको निकालना है जब एक्स लाई करता है 2 से लेके 6 तक। इसमें बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं है, और 2 से 6 का रीजन कहाँ आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो 2 से 6 का रीजन आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या लिखा है कि आपको ये जो निकालना है ये वैल्यू 2 से 6 के बीच में लाई कर रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ब्रेक करते हैं पहले धीरे धीरे करके। पहले मैंने इसको ब्रेक किया 2 से 4 और 4 से 6, इस तरह से मैंने इसको ब्रेक किया। तो 2 से 4 में हम वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर के की, तो हम इसको यूज करेंगे, विच इज के की वैल्यू ऊपर आई थी 2/29 टाइम्स x प्लस 1 dx। और 4 से 6 में भी हम k की वैल्यू हमको पता है, विच इज 2/29। तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप दोबारा पूछिए, तो मैं इसको बताता हूँ। जस्ट वेट। तो बच्चों आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बच्चे हो सकता है क्वेश्चन ही ना पढ़ रहे हो, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 2 से 4 वाला इंटरवल इस रीजन में है, ऊपर वाले में, तभी यहाँ k की वैल्यू डाल करके ये फंक्शन यूज किया गया है। और 4 से 6 में ये वाले फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये रीजन मैंने यूज किया है। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, उसको कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों उसको करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। जैसे ही आप करेंगे ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, और ये 100% 1 नहीं होगा, क्योंकि आपने सबको 2 से 6 का इंटरवल लिया है, बाकी इंटरवल्स
जो स्टार्टिंग के थी वो आपने छोड़ दी है, यानी कि 1 से स्टार्ट नहीं किया है आपने, ठीक है, आपने सिर्फ 2 से 6 निकाला है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का सम अगर हम सब कुछ लें यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो सम क्या होगा, 1 होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया, क्लियर है। और बच्चों इंटीग्रेशन तो पता ही होना चाहिए ना, बिना इंटीग्रेशन के कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। चलिए, अगर आपको क्लियर है तो कुछ और बातें बच्चों मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ, वो भी अब आपको सीखनी है। देखिए, लिखा है इन कैलकुलस इफ वी डिफरेंशिएट एफ एक्स वी लेवल इज एफ डैश एक्स एंड इट्स कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। ये तो सब पहले ही से जानते हैं कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, जिसको हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। इफ वी इंटीग्रेट एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, इफ वी इंटीग्रेट एफ एक्स वी गेट कैपिटल एफ एक्स विच इज कॉल्ड प्रिमिटिव। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह से काफी बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, उसी तरह से बच्चों एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है। भाई एफ एक्स के डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं ना, एफ डैश एक्स को आप तुरंत देख के कहते हो डेरिवेटिव। वैसे ही अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एफ एक्स विच इज कॉल्ड प्रिमिटिव, उसका नाम प्रिमिटिव होता है। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। It is important to define fully the probability density function for all values of x. We must state for which values the PDF is valid. बच्चों यहाँ पे PDF का मतलब क्या होता है, probability density function, ठीक है। It is important to define fully probability density function for all values of x. We must state for which the values of probability density function is valid and for which the values it is 0. Consider the probability distribution function in worked example. तो बच्चों यहाँ पे probability distribution function आपको बताया गया है किस तरह से यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पर काफी सारी बातें बता तो रहे हैं, लेकिन आपको मेन यही याद रखना है कि कैपिटल एफ एक्स का अगर आप सिंबल कहीं भी देखें तो समझ लेना कि वो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर बच्चों अब आपके पास एक्सरसाइज आ गई है। इस एक्सरसाइज के अगर आप 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चंस समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर दिस इज वैलिड और नॉट। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 से 3 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये इंटीग्रेट होने पर 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो बच्चों अभी हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को करके चेक कर ही लेते हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे को इंटीग्रेट करना है कि हम 1 से 3 में 1/10 x + 3 को इंटीग्रेट कर दें। तो बच्चों इतना इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं, तो उसको मैं कर देता हूं परफॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखिए, x dx का इंटीग्रेशन है वो हो गया x²/2। तो ये बच्चों मैंने लिख दिया x²/2 और ये लिमिट हो गई 1 से 3। फिर बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन है 3dx का, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है और ये लिमिट हो गई 1 से 3। तो बच्चों मैंने सारे स्टेप्स आपको लिख के दिए। उसके बाद बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मींस 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8 प्लस, फिर बच्चों हो गया 3 - 1 विच इज 2, 2 × 3 विच इज 6। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर 1/10 है और ऊपर भी 10 आ गया, तो 10/10 व्हेन 1 आ गया, इसका मतलब बच्चों ये वैलिड है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ये वैलिड है, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पे काफी सारे आपसे ग्राफ्स भी कहे जा सकते हैं बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको इतना सोचना नहीं है, आप टेंटेटिव वैल्यूज लेंगे। जैसे आपके पास ग्राफ बनाना है y = x² + 3 का, अगर आप ये ग्राफ बनना चाहते हैं तो आप नेचर तो पहले ही से जानते हैं ना कि इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो नेचर उसी को ही फॉलो करेगा, यानी कि x² = 4ay वाला नेचर, यानी कि ये ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे ही। अब टेंटेटिव पोजीशन के लिए एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं,
उस सर्टेन रीजन को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि जहां पे x लाई कर रहा है -1 से 2। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की जगह -1 पुट कर देते हैं। जैसे ही हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा 4, और 4/12 हो जाएगा 1/3। इसका मतलब एक पॉइंट आ गया बच्चों -1, 1/3, और ये पॉइंट बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम सिमिलरली क्या करेंगे, इसमें x = 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 + 3 हो जाएगा 7, और ये y आ जाएगा आपका 7/12। इसका मतलब ये आपका पॉइंट बन गया 2, 7/12। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब ये पॉइंट बच्चों कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेचर बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेचर अपना डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि आप पैराबोला का नेचर पहले से ही जानते हैं। -1, 1/3। तो बच्चों उस पॉइंट को अगर हम कहीं यहाँ पे मार्क कर लें, और 2, 7/2, तो 2, 7/2 को बच्चों हम लोग कहीं यहाँ मार्क कर लें, या थोड़ा सा आप और भी ऊपर ले लीजिएगा जब आपके पास ग्राफ पेपर हो। तो बच्चों नेचर तो आप जानते हैं ना, तो नेचर इस तरह से बनेगा ग्राफ का। तो बच्चों इस तरह से ग्राफ का नेचर आप बना लीजिए, और यही आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि आप किस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो आपको -1 से 2 में ही बनाना है ग्राफ, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 ही है ना, तो उसको लेना देना नहीं होता। तो बच्चों मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। बाकी आप फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे x और यहाँ पे y या fx जो लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्या समझ में आ गया सबको? चलिए, तो बच्चों इसी तरह से बाकी आपको और भी ग्राफ बनाना आसान हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन तो सभी लोग बनाना जानते हैं ना। चलिए, उसके बाद बच्चों हम लोग के पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सब डिपेंड करते हैं कि आपका इंटीग्रेशन कितना अच्छा है। इंटीग्रेशन आपका ठीक ठाक है तो सारे क्वेश्चन आप काफी जल्दी कर ले जाएंगे। तो बच्चों मैं एक लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे k टाइम्स, यही लिखेंगे ना, e की पावर 2x - 10। डायरेक्ट लिखते हैं 2x - 10, लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 3 से 4, और बाकी जगह ये 0 है, तो आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें। तो ये बच्चों ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब बच्चों आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये तो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है एक तरह से। अब बच्चों e की पावर x का तो इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, यानी आप 2x - 10 ही लिखेंगे। लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 से 4 = 1। अब बच्चों इसको आप धीरे धीरे परफॉर्म करिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया k/2। अब आप हमको जरा बताइए, तो मैं इसको लिखता चला जाऊंगा। तो e की पावर में सबसे आएगा पहले 4 2 जा 8, 8 - 10 हो गया -2। उसके बाद बच्चों अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट 3 2 जा 6, 6 - 10, 6 - 10 कितना हुआ, -4 हुआ। यस, -4। तो मेरे ख्याल से बच्चों ठीक है, सबको समझ में आ गया, और ये वैल्यू बच्चों हो गई 1। अब बच्चों आप k की वैल्यू आप यहाँ से खुद निकाल लीजिएगा, इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। दिस इज 2/e की पावर -2 माइनस e की पावर -4। इसको बच्चों आप खुद ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें हमने अभी प्रॉपर तरीके से आप k की वैल्यू भी निकाल के दिखाई। इसके अलावा बच्चों मेरे को लगता है एक्सरसाइज में ये बार बार आपसे इंटीग्रेशन के टफ क्वेश्चंस बना करके ये k की वैल्यू ही आपसे बार बार प्रेडिक्ट करवाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जैसे एग्जाम में आ सकता है, इसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको वर्कड एग्जांपल में दिखाया था। k की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, यानी कि हम सम 1 कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 1 से 4 को 1 करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर लिखा है x < 2, यानी कि 1 से 2 में। तो 1 से 2 में हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 1.5 से 3.5, तो वो ये भी बच्चों यही फंक्शन होगा सेम। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए हैं, और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अभी आपको ये वाला क्वेश्चन जो करके दिखाया था वो यही है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया?
ठीक है, ओके, ठीक है, तो उसको बच्चों हटा देते हैं फाइनली। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जितने भी एक्सरसाइज है सब में यही सेम काम आपको रिपीट करना है। देख लीजिए सारे 7th 8th 9th 10th, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो बच्चों आपके पास ये होमवर्क होगी कि आप एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है, एक्सरसाइज 8 आपकी कंप्लीट होगी, आंसर्स आपके पास है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। दिस इज योर एक्सरसाइज 8A।